वेलकम टू स्नूप बॉक्स। आज हम कोई न्यूज़ नहीं करते हैं। आज आपको और मुझे बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि इस तरह जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपको शायद लगे कि जो बात मैं कर रही हूँ कल रात को किसी चौधराहट में सुनी होगी। लेकिन यकीन मानिए, हम उस दौड़ में शामिल नहीं हैं। हमें कोई चौधरी नहीं बनना और ना ही हम भारत से कुछ पूछ रहे हैं। कल शाम हमने अपना डीएनए चेक करवाया तो सारी चौधराहट धरी रह गई और ये समझ नहीं आया कि आखिर भारत पूछ क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बातें गोलमोल कर ली। दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें। हम आते हैं मुद्दे की बात पर। आज से कुछ महीनों पहले देश का जाना माना और एक टैलेंटेड सितारा हमारे बीच नहीं रहा। खबर आई कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये एक ऐसी खबर थी कि देश का हर युवा स्तब्ध था। हम स्तब्ध थे क्योंकि हम उनके फ़ैन थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि भारत का हर इंसान सपना देखता है कि वो फिल्म स्टार बने, लेकिन हर एक इंसान सुशांत नहीं होता जो सपनों को पूरा करता है और देश के आम इंसान का फेस बनकर देश के करोड़ों लोगों के दिलों में घर बना ले। तो अगर मैं या आप उनके फ़ैन हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। सुशांत सिंह की मौत के बाद मीडिया में रोज़ नए नए दावे करके कई एंगल दिए गए। शुरुआत हुई नेपोटिज्म से और आज मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का बन गया है। ये अलग बात है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद किसी भी जांच एजेंसी ने आज तक कुछ नहीं बोला। मीडिया में जो भी वादे किए जा रहे हैं वो सच हैं कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। देश का सारा बड़ा मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक होड़ मची हुई है नंबर 1 बनने की। सुशांत सिंह की मौत के बाद इस न्यूज़ की कवरेज ने कई बड़े उलटफेर किए, या फिर ये कहें कि देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल अब नंबर 1 ना होकर कल तक बन गया। नंबर 1 की अंधी दौड़ में कोरोना के जैसी महामारी के आंकड़े मिस कर रहे हैं और इस बार मानसून में असम और बिहार की बाढ़ की खबरें भी मिस कर रहे हैं। साथ ही कभी कभी किसानों की समस्या भी हम न्यूज़ चैनल्स पर देख लेते थे। वैसे किसानों की समस्या हम मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा दिखाई नहीं देता सो उसकी आदत भी नहीं पड़ी। इस वक्त देश एक महामारी से जूझ रहा है जिसकी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें क्या, ये जानना है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत का संबंध क्या है। उत्तर बिहार के 10 जिलों में बाढ़ की वजह से 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ये कभी बताया ही नहीं। हमारे देश के ज़िम्मेदार मीडिया के पास समय ही नहीं है कि वो बिहार और असम के इन हालातों को दिखाए, या फिर कोरोना के बाद देश की आर्थिक हालत क्या है और क्या है बेरोज़गारी की हालत। सुशांत सिंह की मौत की खबरों के बीच देश के 4 एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए और देश की बड़ी सरकारी संस्थान निजी हाथों में जा रहे हैं। भारतीय मीडिया में सुशांत और रिया की खबरें दिखाने की इस कदर होड़ लगी हुई है कि दुनिया की सारी खबरें मानो गायब ही हो गई हैं। साथ ही टीआरपी की अंधी दौड़ में मीडिया का वो चेहरा सामने आया जो शायद कई पत्रकारों के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकता है। लेकिन हमारे देश के जाने माने मीडिया कर्ता धर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आज कोरोना के कितने मामले सामने आए। मानो अब देश से कोरोना ही खत्म हो गया है। देश में अब कोई हत्या नहीं हो रही है। देश में अब एक भी रेप का केस सामने नहीं आ रहा है। एक चमकते सितारे की मौत की वजह से देश में हो रहे अपराध क्या अब खत्म हो चुके हैं? मतलब देश अब सही मायनों में स्वच्छ हो गया है। अच्छा मजाक बनाया है देश के तथाकथित चौथे स्तंभ का। मेरे जैसे जर्नलिज्म के कई स्टूडेंट जो इस उम्मीद और इस जज्बे के साथ ये पढ़ाई कर रहे हैं कि हम भी पत्रकार बनेंगे और पत्रकारिता को नया आयाम देंगे, लेकिन क्या हमें भी अपनी नैतिकता को ऐसे ही खूंटी पर टांग कर यही करना पड़ेगा? ये बात आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आंखें बंद कर लेने से समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी हमें तो इन समस्याओं को देखना ही नहीं है। आज मीडिया में नंबर 1 होने की और सुशांत की न्यूज़ सबसे पहले दिखाने की जो होड़ लगी है वो क्यों है?
पिछले 3 महीनों से आप और हम ही हैं जो लगातार इन खबरों को देख रहे हैं। इन न्यूज़ चैनलों को टीआरपी भर भर कर दे रहे हैं। हाल ही की बात सुनिए, रिया का इंटरव्यू आया तो सबने कहा कि किसी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी माने जाने वाले व्यक्ति को ऐसा मंच नहीं मिलना चाहिए, उसका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ रिया, बल्कि इस चक्कर में उस चैनल और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का डीएनए चेक भी हुआ और भारत ने भी बहुत पूछा कि आखिर रिया आपके चैनल पर क्यों आई। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू नहीं देखा? नहीं देखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस इंटरव्यू को भरकर टीआरपी मिलती है तो कहीं ना कहीं आप और हम ही इस गिरती हुई पत्रकारिता का कारण हैं। 40 साल में पहली बार भारत मंदी की चपेट में जा रहा है। अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह करीब 24% कम हो गई और जुलाई से सितंबर के बीच की खबर आम होगी तब भी ये गिरावट बढ़त में नहीं बदल पाएगी। यानी 40 साल में पहली बार भारत आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था में आए इस भारी मंदी पर निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, कहती हैं कि कोरोना महामारी के कारण हुआ है, जो एक्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से ये मंदी आई है। तो अगर बीमारी ईश्वर की देन है तो क्या अब अर्थव्यवस्था भी भगवान भरोसे है? क्योंकि मंत्री जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अब हम क्या करें, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये मंदी सिर्फ कोरोना काल की वजह से आई है? क्योंकि पिछली 8 तिमाही यानी 2 सालों से देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर जा रही है। 31 मार्च 2020 को जारी केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हमारी अर्थव्यवस्था गिरकर 3.1 पर आ गई थी। तब तक कोरोना या लॉकडाउन को 1 हफ्ता ही हुआ था। तो क्या इस दैवीय घटना के 1 हफ्ते के अंतराल में ही अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आ सकती है? और अब ये दर माइनस में जाती दिख रही है। उस पर सरकार की तरफ से ऐसा बयान आना सरकार के हाथ से सब कुछ जाता दिखाता है। देश में गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से देश में भारी मंदी आने के संकेत भी मिलते हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि देश में एमए पॉलिटिकल किए हुए व्यक्ति आज ऑटो रिक्शा चलाने को विवश हैं। लेकिन हमें क्या ही करना है, अर्थव्यवस्था गिरे या बढ़े, ना ही इस बारे में ना तो भारत कुछ पूछ रहा है और ना ही इसका कोई प्राइम टाइम में विश्लेषण किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को कमज़ोर और जहरीला नेता करार देते हुए देश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन हमारे लिए तो इस खबर का भी कोई वास्ता नहीं है। भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य करने के लिए बातचीत के बीच अब वहां दोबारा तनाव बढ़ने की खबर आई है। चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बनी सहमति का उल्लंघन किया है। हमारे देश के सभी पत्रकार रिया की कार का पीछा करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। मीडिया ट्रायल्स अक्सर देश में होते रहते हैं। खासकर पिछले 3-4 सालों में पत्रकारिता के बदले स्वरूप की वजह से ऐसा हो रहा है। किसी भी खबर को दिखाना और तब तक दिखाना जब तक उसके दोषियों को सज़ा न मिल जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस बीच अन्य अहम खबरों को नज़रअंदाज करना सच्ची पत्रकारिता तो नहीं हो सकती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी खबर को खबर की तरह देखना या दिखाना ही उस खबर की असल अवस्था होती है। जांच एजेंसी की तरह न्यूज़ चैनलों को बर्ताव नहीं करना चाहिए और न्यायपालिका की तरह फैसला भी नहीं सुनाना चाहिए। हम अभी पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी किताबों में या हमारे शिक्षकों ने ऐसी पत्रकारिता अभी तक हमें नहीं सिखाई है। शायद फाइनल ईयर की किसी किताब में हो जो अभी तक हमें नहीं पता। खैर, आज का ये बुलेटिन काफ़ी लंबा हो गया है। कुछ दिल की बात की, कुछ खबरें दिखाई और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी पत्रकारिता करने की नौबत ना आए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।